नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जब भी मैं इस्लाम रिलेटेड कोई बात करती हूँ ना, मेरे को इतने गंदे मैसेजेस आते हैं कि आप कम्युनल हो, आप ये हो, आप एंटी इस्लाम हो, आप बिगेट हो, आप ये सब हो। मैं एक तो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस्लाम है क्या? और जब भी मैं यहाँ ज़हैक से बात करती हूँ, राजा मुनीब से बात करती हूँ, ज़फ़र से बात करती हूँ, सुपूरी खान से बात करती हूँ, तो इनको लगता है कि ये लोग भी ट्रू मुस्लिम्स नहीं हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आ आप भी अगर मैं कितने सारे प्रोग्राम्स करती हूँ जिसमें मैं अपने धर्म को भी समझने की कोशिश करती हूँ। तो मैं जो पूरा एनवायरनमेंट है और जिस तरीके से वॉर्स हो रही हैं और इमिग्रेशंस हो रही हैं और माइग्रेंट्स इधर से उधर कंट्री में जा रहे हैं, कोई नाव में जा रहा है, कोई लीगली जा रहा है, कोई इल्लीगली जा रहा है। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या हो रहा है? तो ये तो मेरा हक है ना, ये तो आप मुझसे छीन नहीं सकते ना। तो आज यही बात करने के लिए मेरे साथ हैं ज़हैक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पायल जी कि आपके इस मास्क उतारो जी इसका नाम ही बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है। मास्क उतारो जी मतलब नो हिपोक्रेसी या जो है वो का मास्क उतार हाँ, बोगलेबंद का मास्क उतार। हाँ, तो आज हम बात करेंगे जो 3 डोमेन्स हैं इस्लाम में। जो 3 टेरिटरीज़ हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं और वो क्या हैं? वो तीनों टेरिटरीज़, तीनों डोमेन्स आपको बताएँगे ज़हाक और वो ही एक-एक करके समझाएँगे और फिर मेरे को कोई अगर क्वेरी होएगी तो मैं उनसे उससे रिलेटेड सवाल पूछ लूँगी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैं कोई एंटी मुस्लिम नहीं हूँ। मुझे वो मुसलमान नहीं पसंद स्पेशली मॉडरेट मुसलमान। गरीब मुसलमान तो लगा है अपनी रोज़ी-रोटी कमाने में। जो लोगों को मुसलमानों को भड़काते हैं और खुद पूरे अब्रॉड घूम रहे हैं और सब घूम रहे हैं और कुछ भी पहनना चाह रहे हैं, पहन रहे हैं, कुछ भी खाना चाह रहे हैं, कुछ भी पीना भी चाह रहे हैं, वो पी रहे हैं। पर बाकी लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जो मैं देखती हूँ कि वो क्या-क्या कपड़े पहनती हैं खुद पर लोगों लड़कियों के हिजाब के हक के लिए लड़ रही हैं। तो मेरे को इस बात से गुस्सा चढ़ता है, ये दोगलापन मुझे पसंद नहीं है, तो ही मैं सवाल इतने करती हूँ। तो ज़हाक आप मुझे ये बताएँ कि कौन से वो 3 डोमेन्स हैं जिसके अकॉर्डिंग इस्लाम चलता है या जिसमें जो व्हाटएवर द प्रिंसिपल वेदर दे आर प्रिंसिपल्स और व्हाट दे आर? ये बेसिकली जो 3 डोमेन्स आप पूछ रहे हैं वो दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम और एक है दारुल अमन या दारुल अक़द या दारुल सुलह 3 भी उसी के नाम हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इस्लाम इसके बिना नहीं चल सकता, इस्लाम इसके बिना था और इसके बिना रहेगा। ये बेसिकली एक सोशल स्ट्रक्चर है कि मुसलमानों को जिस सोसाइटी में रहना है, वो किस हिसाब से रहना है। तो एक है दारुल हर्ब, तो दारुल हर्ब उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर वॉर चल रही है, मुसलमानों के बीच में और नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट के बीच में। पहले होता ऐसा था कि पहले एम्पायर्स हुआ करते थे, पहले क्रिश्चियन एम्पायर्स हुआ करते थे, बुद्धिस्ट एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर्स। तो एम्पायर्स में ऐसा होता था कि जो एम्परर का रिलीजन होता था, वो पब्लिक का भी रिलीजन हुआ करता था। अगर नहीं होता तो फिर उनको जो है फ़ोर्स किया जाता था। अगर फ़ोर्स नहीं किया जाता तो उनसे टैक्स लिया जाता था। अगर टैक्स नहीं लिया जाता था फिर उनको कहते थे, "भई आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए।" उनको बैनिश कर दिया जाता था। ठीक है? ये एक सिस्टम उस दौर में हुआ करता था। तो हुआ क्या कि जहाँ पर मुसलमान रहते थे, तो वहाँ पे जैसे स्पेनिश इंक्विज़िशन की आप बात कर लीजिए हुँ, कि स्पेन में मुसलमानों की तकरीबन 800 साल हुकूमत थी, अरबों की। 800 साल वहाँ हुकूमत की और हुकूमत करने के बाद फिर क्रिश्चियंस ने कहा कि भई ये तो हमारी ज़मीन है, हम इसको वापस ले लेंगे, तो फिर रिकॉन्क्विस्टा हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वापस जो है अपनी ज़मीन को लेना शुरू किया। तो वहाँ पे जितने मुस्लिम थे, उनको मारा और वहाँ पे नमाज़ पढ़ना जो है वो मतलब प्रोहिबिटेड था। तो उस टाइम पे जो मुसलमान हुआ करते थे वो घोड़सवारी करते हुए या ऊँट पे चलते-चलते जो है इशारों से ऐसे करके नमाज़ पढ़ लेते थे। और गले में क्रॉस डाले हुए थे, जो तकिया हम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं तकिया, तकिया जो ज़्यादा हम सुनते रहते हैं। तो तकिया का मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम होते हुए कोई तकिया नहीं कर सकता। तकिया का मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा दो, पूरी की पूरी आइडेंटिटी छुपा दो। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, वो गलों में क्रॉस पहनते थे और बाहर से मतलब क्रिश्चियन दिखते थे और अंदर से वो नमाज़ पढ़ते थे। तो इसको बोलते थे तकिया। तो वो जान बचाने के लिए उन लोगों ने किया था। तो उस टाइम पे वो जो सिचुएशन था पूरा, उस सिचुएशन को कहा जाता है दारुल हर्ब, यानी जहाँ पर वॉर चल रही है। अब दूसरी बात जो है यहाँ पर वो है, दूसरा जो सेक्शन है वो है दारुल इस्लाम, जहाँ पर गवर्नमेंट मुसलमान की है और
लोग भी मुसलमान हैं या फिर नॉन मुस्लिम भी वहाँ पर अगर है, अगर नॉन मुस्लिम मुस्लिम बनना चाहते हैं तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, या फिर उनको जो है उनका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है, या फिर उनकी जो बिरादरी है वो बिरादरी बढ़ जाती है। तो ये जो है बेसिकली दारुल इस्लाम होता है, जहाँ पर आपको इस्लाम पर अमल करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मस्जिदें बनाओ, मदरसे बनाओ, आप जो करना है करो, ठीक है, कन्वर्जन्स करो। जिहाद होता है वहां से, मतलब जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। तो एम्पायर जो होता है उसका एक्सपेंशन होता है कि वो जमीनों की तरफ आप जाइए जहां पर आपका मतलब रिलीजन नहीं है, आप जाएंगे अपना रिलीजन वहां पे इम्पोज करेंगे। अब इजिप्ट है, इजिप्ट पहले क्या था? इजिप्ट में पेगनिज्म था। तो अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पे गए, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया और इजिप्ट में इस्लाम आ गया। तो बेसिकली ये जो है पूरा जो मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह होते थे, ये जिहाद है। तो इस दारुल इस्लाम वो होता है जहाँ से जिहाद भी चलता है, जहाँ से जो है कन्वर्जन्स भी चलते हैं, जहाँ पे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होती। पहले ऐसा हुआ करता था जब ब्रिटिश थे इंडिया में, तो बहुत सारे मुसलमान जो है वो सैयद अहमद बरेली मेरे ख्याल से वो हज पे गए थे। 800 लोगों को लेके तकरीबन 10 कश्तियां उन्होंने ली थी, शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स उन्होंने ली, 10 लोग को लेके वो हज पे गए थे। हज पे गए, 2 साल मक्के में रहे। तो आज के दौर में कौन रह सकता है? ऐसा नहीं रह सकते ना। अब तो वीजा आ गया है, वीजा वैलिडिटी है, नेशनलिज्म आ गया है, अभी नेशन स्टेट्स बन गए हैं। तो पहले एम्पायर्स हुआ करते थे। तो एक मुसलमान की आइडेंटिटी काफी थी कि वो सिटीजन समझा जाता था, उसको सारे प्रिविलेजेस मिलते थे जो दूसरे मुसलमान को मिलते थे। तो इसलिए वो एम्पायर वाला कॉन्सेप्ट, वो जो प्रिविलेज और जो वो मजा था वो अभी तक गया नहीं है। इसीलिए तो ये बार बार कहते रहते हैं हम वापस जो है इस्लाम को गालिब करेंगे, क्योंकि वो अलग ही जो है टशन था, अलग मजा था वो। ठीक है, तो वो होता है दारुल इस्लाम। अच्छा जी, अब तीसरा वाला जो है वो है दारुल अहद या दारुल सुलाह, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट नॉन मुस्लिम है और जो है पब्लिक जो है ये मुस्लिम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको कोई प्रेशर नहीं करती, कोई रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं है। आप नमाज पढ़िए, आप रोज़ा रखिए, आप अपना काम करिए, कोई टेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माइग्रेशन हुआ था वो मक्के से मदीने की तरफ हुआ था पहला। मगर उससे पहले एक और माइग्रेशन हुआ था। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, तो वो एबिसिनिया चले गए थे। तो एबिसिनिया का जो किंग था वो क्रिश्चियन था। तो उसने बोला था कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रहो, खाओ पियो, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये होता है दारुल सुलह। तो दारुल सुलह के बारे में ऐसा आता है कि जैसे एक बहुत बड़े सऊदी के स्कॉलर गुजरे हैं, शेख अब्दुल अजीज अब्दुल्ला बिन बाज, बहुत अभी फेमस गुजरे स्कॉलर है। अभी गुजरे नहीं, मतलब 90s में, अभी तो जो गुजरे हैं वो शेख रबी गुजरे हैं। अच्छा। तो ये जो थे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला बिन बाज, ये तकरीबन 1990s के दौर के हैं ये। तो इन्होंने एक फतवा दिया था, वो बहुत बढ़िया फतवा है। मैं तो कहता हूँ कि इस फतवे को आम करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं और जहाँ पे उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई मसला नहीं है, तो उनके ऊपर ये परमिसिबल नहीं है, इट्स फॉरबिडन फॉर देम कि वो लोग उस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करें। ठीक है, हाँ, ये फॉरबिडन है उनके लिए। अभी मिसाल के तौर पे इंडिया है, तो आप इंडिया को किस कैटेगरी में डालोगे? दारुल इस्लाम में डालोगे? नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म है। क्या आप उसको दारुल हर्ब में डालोगे? तो वो तो नहीं है। अब लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं बताने की कि भाई इंडिया दारुल हर्ब है, कि यहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम के बीच में, हिंदू के बीच में फसाद हो रहा है, फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं सोरस फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी और इस तरह से हमारे कुछ लेफ्ट जर्नलिस्ट और लेफ्ट एक्टिविस्ट, जिसको मोदी साहब ने कहा था 5 स्टार एक्टिविस्ट। तो ये 5 स्टार एक्टिविस्ट जो है कोशिश में तो लगे हुए हैं कि कुछ इस तरह से बताएं कि इंडिया के अंदर जो है दारुल हर्ब है इंडिया, जिसमें मुस्लिम को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। वॉर अब आप जोन है। वॉर जोन है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मुहर्रम में ताजिए निकाले जाते हैं रोड पर। आप अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बकरीद की नमाज पढ़ा तो 2 तरफ की रोड ब्लॉक थी। तो बताइए कहाँ आप इस तरह से कर सकते हैं, रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ना? मीलाद में रैलीज निकाली जाती हैं, शब बारात को जो है लोग रात भर जागते हैं। हाँ, शब कदर होती है, शब मेराज होती इंडिया में मनाई जाती है, और बहुत सारे त्योहार इंडिया के अंदर मुसलमानों के मनाए जाते हैं। कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन हुआ? क्या आपको मस्जिद बनाने से रोका गया, मदरसा बनाने से रोका गया? कुछ नहीं है। अब वो भी देखिए ना, जो स्कल कैप पहने होते हैं वो एक स्कूटर पे 3 जने जा रहे होते हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि उनको रोक ले, और रोकती नहीं है। तो फिर ये वॉर जोन कहाँ हो गया है इंडिया? हाँ, उनके लिए तो अलग रूल है। अलग रूल है। तो
मसला ये वॉर ज़ोन बताने की कोशिश करते हैं, वॉर ज़ोन है नहीं। हद तो ये हो गई कि हमारा एक सेमिनरी है, बहुत फ़ेमस सेमिनरी है, नाम नहीं लूँगा, खामख़ा लोग फिर भड़क जाएँगे। तो हैदराबाद का सेमिनरी है, बहुत पुराना। तो इन लोगों ने फ़तवा दिया था कि जो इंटरेस्ट का पैसा है, जिसे सूद कहते हैं, वो तो इस्लाम में हराम है, नहीं खा हाँ, सकते आप पैसा वो, नहीं ले सकते पैसा। तो उन लोगों ने फ़तवा दिया था कि इंडिया दारुल हर्ब है, मतलब यहाँ पे जंग चल रही है, तो अगर आप ये पैसा नहीं लोगे, तो ये पैसा हिंदू तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहाना ले लेकर इन लोगों ने इंटरेस्ट का पैसा भी खाया है। तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ 100% मैं कहता हूँ नहीं है। इतना फ्रीडम इंडिया के अंदर है पायल जी, आप बताइए कौन-सा कंट्री ऐसा है, चाइना है, अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अमेरिका में आप हमास को ग्लोरीफाई करके बताइए, आपको जो है डिपोर्ट कर देंगे। आप चाइना के अंदर जो अली बाबा का था जैक मा, जैक मा के साथ क्या हुआ? गायब हो गया था। चाइना के अंदर जो मस्जिदों के मीनारें चेंज हो रही हैं, मस्जिदों के सामने से जो आयतें होती हैं, वो निकाल कर कम्युनिस्ट स्लोगन लिखे जा रहे हैं वहाँ पे। आप मिडल ईस्ट चले जाइए, हमारे साथ ही देख लीजिए, हमने किसी और कंट्री के बारे में व्यू दिया, पाकिस्तान के बारे में, हमारे साथ जो है लीगल एक्शन हो गया हमारे खिलाफ में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जब आप इंडिया को देखोगे, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल लाइफ पर मज़ाक बनाते हैं। उनकी भौंकने की बी आज़ादी है, ओ भौंकने की आज़ादी। भौंकने की, उनकी बीवी के ऊपर जोक्स बनाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे जोक बनाते हैं। इतनी खुल्लम-खुल्ला आज़ादी है और इतनी आज़ादी रखने के बाद भी ये कहते हैं कि यार यहाँ पे ऑपोज़िशन को क्रश किया जा रहा है, यहाँ पे जो है मीडिया राइट्स नहीं है। अरे अभी क्या मीडिया राइट्स चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल लाइफ पे तुम जोक बना रहे हो और क्या मीडिया राइट्स तुमको चाहिए? तो बताना मकसद यहाँ पर ये है कि दारुल हर्ब होता है जहाँ पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में जो है वॉर हो रही होती है, जो इंडिया के अंदर नहीं है। अभी जो मुस्लिम जो है यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, जहाँ पे आप वीज़ा लेते हैं, इमिग्रेंट होते हैं वहाँ पे, आप वीज़ा लेके जाके वहाँ पे आप काम करते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं, पैसा कमाते हैं, आपके बच्चों के लिए बढ़िया एजुकेशन वहाँ पे आप उनको देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आपको, तो ये भी दारुल सुलह है, ये भी दारुल अहद है, यानी कि यहाँ पे आपने एक उनके साथ ट्रीटी आपने की है। तो यहाँ पे भी आप उन उसकी ऐसी गवर्नमेंट्स के खिलाफ में आप नहीं जा सकते। जैसे ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के डॉक्टर अली ईसा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात अपनी इंटरव्यू में कहा था। उनसे पूछा गया था कि बहुत सारे लोग फ्रांस के अंदर बोल रहे हैं कि हमको शरिया चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आपको शरिया चाहिए तो आप आए क्यों यहाँ पे फ्रांस? एक फ्रांस सेक्युलर कंट्री है। आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप यहाँ पे रहिए। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे है कि आप वहाँ पे नमाज़ ही नहीं पढ़ सकते, आप नमाज़ पढ़ने पे आपको जेल में डाला जा रहा है, या आप दाढ़ी नहीं रख सकते, या आप हिजाब नहीं कर सकते, एक अलग बात होती है। उस केस में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हिजरत करिए, आप छोड़ के चले जाइए उस कंट्री को। मगर ये कहीं नहीं है कि आप वहीं पे रहे हैं, वहाँ पे आपको फुल राइट्स मिल रहे हैं और सारे राइट्स को लेते हुए आप जो है लॉबी कर रहे हैं उसी गवर्नमेंट के खिलाफ में, उस कंट्री के खिलाफ में। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम। ये अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जो तीनों हैं, दारुल इस्लाम, हर्ब और सुलह, ये तीनों जिहाद का एक मुस्लिम ब्रदरहुड यूज़ करता है इसको, एक जिहाद कह के इसका मिसयूज़ हो रहा है? हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड इसको यूज़ करता है और ये 3 तो अपनी जगह है। ये जो 3 मैंने सोशल स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये तो अपनी जगह है। इसके अलावा तौहीद में भी, तौहीद यानी कि मोनोथेइज़्म, तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक तौहीद रुबूबिय्या, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, तौहीद उलूहिय्या। ये 3 यूजुअली फ़ॉलो होती हैं पूरे मतलब सुन्नी वर्ल्ड में, ठीक है? तो मुस्लिम ब्रदरहुड क्या करता है, मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक चौथा उन्होंने इन्वेंट किया है, तौहीद अल हाकिमिय्या। तौहीद अल हकीमिय्या का मतलब है कि दुनिया में किसी का रूल नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। हाँ। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कह के जो है वो कहते हैं कि एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में जो है तलवार हमारी रहेगी और हम जो है इसको इम्पोज़ करेंगे। हालाँकि आप देखिए, पास्ट में भी देखिए और आज के दौर में भी आप एक्जिस्टिंग कंट्रीज़ के अंदर देखिए, जहाँ पे आपको आपके रिलिजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप इसको इम्पोज़ करें। ठीक है, कहीं पे आपको गवर्नमेंट मिल चुकी है, 52 के ऊपर तो कंट्रीज़ है मुस्लिम्स के, तो जो कंट्रीज़ आपके पास है, आप ठीक है, आप करिए, वहाँ पे करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप ये कंट्रीज़ छोड़कर यहाँ से भागते हो वेस्ट को, ये कह के कि भई हमको फ्रीडम नहीं है, और वेस्ट जाते हो और फिर फ्रीडम एन्जॉय करते हो और एन्जॉय करने के बाद फिर ये कहना शुरू कर देते हो कि भई हमको यहाँ शरिया नाफ़िज़ करना है। देखिए,
ना हम किसी मतलब स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ बोल रहे हैं, ना किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ, मगर हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे जो चीज़ नहीं है वहाँ पे क्यों उसको ज़बरदस्ती करने जा रहे हो, इम्पोज कर रहे हैं। इम्पोज करने। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बहरीन के अंदर एक बहरीन एक मुस्लिम कंट्री है, और बहरीन के अंदर बार्स हैं। हाँ, वहाँ पे डिस्को पब्स हैं, बार्स हैं वहाँ पे कतर में, जो इतना बड़ा जो मुस्लिम ब्रदरहुड का स्पॉन्सर है। कतर के अंदर बार्स है, पब्स है। टर्की जो इतना बड़ा मुस्लिम ब्रदरहुड का स्पॉन्सर है, यहाँ पर तो कमर्शियल जो सेक्स होता है ये जो है परमिसिबल है, लाइसेंस मिलता है वहाँ पे टर्की के अंदर। तो ये वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा है, तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो खैर बात वो नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर पब्स और बार्स होते हैं। तो एक लड़की ने क्या किया, सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इन्फ्लुएंसर थी, वो बुर्का पहन के बार में गई। तो बार का जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी थी, वो ऑब्वियसली इंडियंस थे, तो उन्होंने रोक दिया। रोक के बोले कि नहीं मैम, यहाँ पे आप नहीं अलाउड है। तो उसने फिर न्यूज़ बना के पब्लिश कर दी कि भाई मैं जा रही थी एक रेस्टोरेंट में, उसने ये नहीं लिखा पब या बार में, रेस्टोरेंट में जा रही थी बहरीन में, तो मुझे जो है रोक दिया गया बुरखे की वजह से। अब बहरीन भी एक इस्लामिक सोसाइटी है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया कि मसला क्या हुआ। तो बाद में पता चला कि वो कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए वो बार के अंदर चली गई थी। तो अब आप बताइए, सिचुएशन ही ऐसा है कि वो एक बार है, एक पब है जहाँ पर डिस्को होता है, जहाँ पे शराब पी जाती है। तो वहां पे मतलब बुरखे का क्या काम है? अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आपको वहां पे जाना जरूरी है भी नहीं। तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि वेस्ट की सोसाइटी से आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ पे एलजीबीटी ओपन है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ पे गे राइट्स, ये राइट, वो राइट, फ्रीडम बहुत है यहाँ। हाँ चलता रहता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट तो मत जाइए। अगर आप वहाँ पे अपना एक अलग आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं विदाउट बॉदरिंग एनीवन, तो ठीक है आप जाइए। तो बात फंडा सिंपल है। तो आप इस कंट्री को छोड़ के उस कंट्री जा रहे हो, फिर वहां पे जाके बोलो हमको ये नहीं चाहिए, ये निकालो, ये इम्पोज करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग भी इस चीज को समझे कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करना है तो लाइफ पे फोकस करिए। ठीक है। पर ज़हाक, मैंने और एक और चीज़ नोटिस करी है कि अ, जितने कहते हैं ना कि जितने मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है, उसने बाकी लोगों को नहीं मारा है। मैं पढ़ रही थी द अदर डे कि कितने मिलियंस ऑफ मुसलमानों को मुसलमानों ने ही मारा है। और ये लोग इल्ज़ाम देते हैं काफ़िरों पे, या फिर काफ़िरों पे ये कह के अटैक करते हैं कि तुम लोग मतलब हमारे दुश्मन हो, तुम हम पे अटैक करते हो। पर मुस्लिम कंट्री तो मुस्लिम कंट्री पे ही अटैक कर दी। ये जी क्या है जी, काफिर एक जो है एक अच्छा स्केपगोट है, ठीक है, एक अच्छा स्केपगोट है। आप घुमा फिरा के अपनी गलती को छुपाना है, आपने जो बर्बरियत की है, आपने जो हरकतें की है, आपकी जो एट्रोसिटीज है, इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए काफिर अमेरिका की चाल, यहूदी की साजिश और रा की चाल, ये जो है ये तभी बाहर होते हैं, तभी बाहर होते हैं। वार होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जो है कवर है बोलने के लिए। बहुत सारे मतलब महफिलों में मैं बैठा रहता हूँ तो लोग बोलते हैं ये सब अमेरिका की चाल है, इसराइल की चाल है। मैं बोलता हूँ भाई ये बताओ, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थर्ड कैलिफ थे, उनको किसने मारा? उनको मुसलमान ने मारा। अमेरिका, यहूदी, साजिश, इसराइल उस टाइम पे तो था ही नहीं। किसने मारा उनको? मुसलमान ने मारा। अच्छा चलिए, हज़रत अली जो इमाम अली हैं, जो शिया भी बहुत उनको वेनेरेट करते हैं, हम भी उनको वेनेरेट करते हैं। इमाम अली को किसने शहीद किया? मुसलमान ने। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नाम था उसका, कारी था। कारी मतलब कुरान की जो किरात होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी उसकी। वो बच्चों को पढ़ाता भी था मदीने में, इतना ज़बरदस्त। मगर उसको लगा कि नो, ही इज़ नॉट दैट परफेक्ट मुस्लिम। उसको लगा कि इमाम अली जो है इतने खास मुसलमान नहीं है। मतलब ये है कि इज़ नॉट इम्प्लीमेंटिंग इस्लाम टू द फुल। उसको लगा मतलब अब आप बताइए कि हज़रत इमाम अली से ये लोग खुश नहीं थे, तो आप, हम और आज के दौर के नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट से कहाँ खुश रहेंगे? भाई मुस्लिम गवर्नमेंट तो छोड़िए, प्रॉफेट मोहम्मद के दामाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दामाद से खुश नहीं थे, और फिर उनका कत्ल कर दिए। बस इस जुर्म पे या फिर इस इल्ज़ाम पे
कि भाई ये इस्लाम पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनको नहीं छोड़े। हज़रत इमाम हुसैन को किसने मारा? जो अभी मुहर्रम गुज़रा है, हज़रत इमाम हुसैन के कातिल कौन थे? मुसलमान थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कौन था? मुसलमान था। अच्छा चलिए वो तो हटाइए, आप ये देखिए बनु उमय्या के बाद अब्बासी, अब्बासी के बाद जो आए फातिमी, फातिमियों के बाद जो आए वो कुर्द, कुर्द के बाद जो आए वो टर्क्स, किसने किसको मारा? हाँ, आप खुद बताइए, आप खुद देखिए हिस्ट्री किसने ज़्यादा। अच्छा चलिए आज के दौर में देख लेते हैं, ठीक है? इसराइल, इसराइल आप करते रहते हो, भई इसराइल ने इतने मारे, इतने मासूम बच्चे मार दिए। भाई सीरिया के अंदर जो ईरान ने बच्चे मारे हैं, उस पे जिनमें पर तो कोई, यमन के अंदर, इराक के अंदर, लेबनान के अंदर, इस पे तो आप बात ही नहीं करते। इस पे तो आप कोई चर्चा ही नहीं करते, इस पे तो आप आँख बंद करके बैठे हुए हो। अगर ज़्यादा बोलो तो बस इतना कहते हैं, हाँ, 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 भाई ठीक है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। बस, हाँ, ये एक वो भी ज़बरदस्ती का वेरी बैड, दैट इज़ झू वेरी ऐसे हाँ, बोलते हैं। झूठा मुँह का, हाँ, हाँ, वेरी बैड, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ठीक है, नहीं होना चाहिए तो आप जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हो इज़राइल के अगेंस्ट में, झंडे जला रहे हो, इज़राइल के आप फ्लैग लगा, हम कोई इज़राइल के वो नहीं है, सपोर्टर नहीं है, हम इंडियन हैं, हमारे लिए इंडियन इंटरेस्ट ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। वी डोंट टॉक अबाउट द इज़राइली इंटरेस्ट, वी डोंट टॉक अबाउट द इरानियन इंटरेस्ट, वी टॉक अबाउट द इंडियन इंटरेस्ट। ठीक है, हम तो इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे ऑब्वियसली, बट ये लोगों की हिपोक्रेसी देख के कभी-कभी पूछना पड़ता है कि भई आप इस तरह से आप फ्लैग्स जलाते हो इज़राइल के, डोरमैट बनाते हो उसका, ज़मीन पे लगाते हो, तो फिर ईरान के खिलाफ क्यों नहीं किया? आप तो ईरान के सपोर्ट में बात करते हो, क्यों भाई? ईरान ने तो इतना किया। कासिम सुलेमानी ने कितना कुछ, कितने लोगों को नहीं मारा, कितने मासूम लोगों को नहीं मारा सीरिया में, यमन में, इराक में। आप तो उस पे बात ही नहीं करते। तो जितने आप कवर अप है बेसिकली, कवर अप आप है। आप ग्ok या जो चैट जीपीटी के आजकल इतने ज़बरदस्त टूल्स आ गए, आप खुद जाके उस पे रिसर्च करके बस एक क्वेश्चन डालिए कि किसने ज़्यादा मुसलमानों को मारा, ईरान ने, इज़राइल ने? आपको पता चल जाएगा। ठीक। हिस्ट्री में भी देख लीजिए। अच्छा, एज़ अ है लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपको लगता है कभी इंडिया में जैसे बोलते हैं सब बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेमोग्राफी चेंज हो रही है और कई मैं तमिलनाडु में तो कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इवन केरला में कई जगह हैं, जहाँ बिल्कुल गेटोज़ हैं मुस्लिम्स के, वहाँ पे पुलिस तक नहीं जा सकती मैंने सुना है। इवन मुंबई में है, यूपी में है, ऐसी जगहें हैं। आपको लगता है कभी इंडिया में दारुल इस्लाम होएगा? नहीं, इंडिया में दारुल इस्लाम ना तो था कभी। दारुल इस्लाम मतलब जहाँ पे इस्लाम इम्प्लीमेंट होता है, अगर आप इंडिया में जो डायनास्टीज़ रूल किए हैं, जैसा मुगल वगैरह भी थे, तो ये लोग भी जो है इतने मतलब इनका मज़हब इस्लाम था, मगर दे डिडन्ट इम्प्लीमेंट इस्लाम, या फिर उन लोगों ने शादियाँ खुद जो है हिंदू से की थी। तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट कर लिया था जब हिंदुओं से शादी करी तो कन्वर्ट भी तो किया। कन्वर्ट किया था और ये सब चीज़ें उस टाइम पे हुई थी। तो उस टाइम पे जिज़िया कुछ-कुछ यानी रूलर्स थे जिन्होंने जिज़िया वगैरह भी लिया था, नॉन मुस्लिम से कन्वर्ट भी किया था, जिज़िया भी लिया था। तो कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे फ़ेजेज़ गुज़रे हैं हिस्ट्री में इंडिया में जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर कुछ-कुछ ऐसे फ़ेजेज़ गुज़रे हैं जिसमें वो बिल्कुल जो है बस अय्याशी और मतलब रूल करते थे अपने तौर पर। तो फ्यूचर का अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ यहाँ पे, जूडाइज़्म जो वर्ल्ड का जो है एक ऐसा रिलीजन है, जूस या जूडाइज़्म, जिसको बहुत ज़्यादा मारा गया है, बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया है, बहुत ज़्यादा इनको अपनी घरों से निकाला गया है। डिस्पाइट दैट आप देखेंगे 3000 साल के बाद भी वो कम्युनिटी आज की दुनिया में है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो इंडिया में भी बहुत सारे रूलर्स आए हैं, ब्रिटिश आए, मुस्लिम एम्पायर्स आए, ये सब हुआ। डिस्पाइट दैट आप देखेंगे हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में ही है। तो आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80% हिंदूज़ हैं और फिर ये सब के सब मतलब कन्वर्ट हो जाएँगे या ख़त्म हो जाएँगे, या फिर जो है पूरा एक इस्लामिक एम्पायर यहाँ पे बन जाएगा। लॉजिकली तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट जिस तरह से आप बता रहे हैं डेमोग्राफिक्स बढ़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ये हो सकता है कि पावर प्ले जो है ना, वो मुसलमानों के मतलब हाथ में आ सकता है पावर प्ले। हाँ, ये कि प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, और ये सारी जो यानी कि जो आमतौर पे आप यूरोप में भी आज जो आप देख रहे हैं, अब ज़ोहरान ममदानी को आप देख लीजिए न्यूयॉर्क में, तो कैसा हो जाएगा? वैसा हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच ज़हाक। थैंक यू, थैंक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक